देखिए, कुछ बेसिक क्वांटिटी को हम पहले से जानते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम। लेंथ किसे कहते हैं? तो आंसर है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लेंथ। मतलब क्या? कि जिसको हम स्केल कर सकें वो लेंथ है। ओके, लेंथ। दूसरा मास। और तीसरा जो सबसे फेमस हम जानते हैं वो है टाइम। इन कैरेक्टरिस्टिक को हम स्केलिंग करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे मेजर? अच्छा, फिर से देखो, हम जिन चीजों को नाप सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्वांटिटी। जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, वेट, फोर्स, ये सब चीजों को हम नाप सकते हैं तो उनको हमने क्वांटिटी कहा। लेकिन इनको हम नाप रहे हैं, बट ऐसा क्या जोड़ें इन क्वांटिटी के साथ? हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें पता लग जाए कि ये चीज इतनी है? अच्छा देखो, हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, यूनिट। यूनिट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और जब यूनिट को हम इन क्वांटिटी के साथ लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो चीज कितनी है, उसका अमाउंट। तो इसकी यूनिट क्या है? तो आंसर है मीटर। मास की क्या है? किलोग्राम। टाइम की सेकंड। और भी यूनिट होती हैं, किलोमीटर, लाइट ईयर, पारसेक, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी है। ऐसे ही मास को नापने की किलोग्राम, पाउंड, टन। टाइम को सेकंड, सेंचुरी। हाँ, हमारे पास बहुत सारी यूनिट है, आवर्स, मिनट। अब इन सब यूनिट को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और उनके लिए 7 फंडामेंटल यूनिट बनाई गई हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या? कि जिनका अपना खुद का एक पर्सनल, एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जो नेचर में पहले से थी, उनको हमने बनाया नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? तो आपके सामने 3 तो ऑलरेडी हैं। वो 7 कौन कौन सी? लेट्स बी सी। इन 3 के अलावा इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे पास एक नया टर्म था जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया और समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट का अपना यूनिक कैरेक्टर है और उसको जिसमें नापते हैं वो कौन है? तो आंसर है एम्पियर। ठीक। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वांटिटी जिसका सबसे बेसिक कैरेक्टर होता है वो है टेम्परेचर। इसको भी हमने नहीं बनाया, ये बेसिक कैरेक्टर था जिसका यूनिक कैरेक्टर। इसको किस में नापते हैं? सेल्सियस में, केल्विन में। ओके। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट नापना हो, वो कितना है कितना नहीं, इसको हमने 9th क्लास में मोल कंसेप्ट में समझा था, जिसको हम कहते हैं मोल। 1 मोल कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 और 10 की पावर 23। इसी तरह से चमक, कोई कितना ज्यादा चमक रहा है, वो भी अपना खुद का एक कैरेक्टर है कि चमकना, शाइनिंग करना, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। उसको हम कैंडल के थ्रू जानते हैं, कैंडेला। और भी यूनिट होती है डिफरेंट डिफरेंट, बट हमें उससे वरीड नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है, यूनिट को जब हमने इंट्रोड्यूस किया, लाइक ये हमने पढ़ा, इनका हमें बहुत ज्यादा फायदा भी हो चुका है अभी। कैसा फायदा? तो आंसर है कि हम ना दूसरे कंट्री से बिजनेस करते वक्त हम आराम से उनसे डील कर लेते हैं। अच्छा, कैसे होती है इनसे डील? तो आंसर, हम अपने यहां से ट्रांसपोर्ट, अपने मटेरियल यहां से ट्रांसपोर्ट कराते हैं। उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मशीनें हैं, एरोप्लेन्स, बोट वगैरह वगैरह, ट्रेनें हैं। अब हमारे पास जब किसी से बात करने के लिए एक रेफरेंस होता है, यूनिट क्या? यूनिट है रेफरेंस विच हेल्प्स टू मेजर क्वांटिटी, कि क्वांटिटी कितनी है, इट विल टेल। जब हमारे पास एक रेफरेंस है तो हम उस रेफरेंस के थ्रू किसी से बात करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो कितना अमाउंट यहां पर मांगते हैं, कितना अमाउंट ट्रांसपोर्ट करना है। हम एक प्रॉब्लम में फंस गए थे। वो प्रॉब्लम क्या थी? कि जो फॉरेन कंट्री है, दूसरी कंट्री, वहां का रेफरेंस, वहां का यूनिट अलग चलता था।
मास को नापने के लिए पाउंड, तो कोई ग्राम में नापता था, कोई लेंथ को मीटर में नापता था, तो कोई फीट में नापता था, 1 फीट पैर की यूनिट, सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही थी। तो हमने ये प्रॉब्लम कैसे बन रही थी, सो लेट्स बी डिस्कस। देखो, फॉरेन कंट्री में जब एक हमने मान लो बात कही किसी से कि हम अपना कोई भी मशीन आपकी कंट्री में भेजते हैं, लाइक एरोप्लेन, तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारा जो भी एरोप्लेन है वो कितनी हाइट पर जा रहा है। हमने उनको बता दिया कि 2000 मीटर या 20,000 मीटर, लेकिन मीटर तो उनको पता नहीं है। उनको क्या पता है, फीट। और फीट अगर काफी ज्यादा बड़ा है तो उनके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अंडरस्टैंडिंग वो क्या बनेगी कि 20,000 मीटर को वो 20,000 फीट समझेंगे। और हम कहेंगे कि अपने किसी भी एरोप्लेन को उस हाइट पर मत भेजना, और उनको लगेगा कि 20,000 फीट की हाइट पर नहीं भेजना है, तो यहां पर भेज सकते हैं। क्रैशिंग होगा, प्रॉब्लम होगा, बात करने में दिक्कत आएगा, जब एरोप्लेन को लैंड करना होगा दिक्कत आएगा। तो हमने एक ऐसा यूनिट बनाया जो पूरे के पूरे हमारे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जिसको हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ऐसा यूनिट ने क्या किया, हमारा काम आसान कर दिया किसी भी रेफरेंस के थ्रू किसी से बात करने का। तो हर जगह पर हम ऐसा यूनिट को यूज करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, आंसर है ग्लोबली एक्सेप्टेड रेफरेंस। ग्लोबली एक्सेप्टेड मतलब ग्लोबल मतलब वर्ल्ड पर इसको एक्सेप्ट किया गया कि अब इसी को यूज करेंगे हम। और बेसिक यूनिट क्या होती है, तो जो बेसिक क्वांटिटी है उनका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट मीटर, उसको हम एमकेएस सिस्टम में स्टडी करते हैं। ये मीटर किलोग्राम सेकंड, ये है एसआई यूनिट। इससे अगर हम किसी से डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, इट विल बी मोर इजी, कन्वीनियंट वे। सेंटीमीटर है, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर। पाउंड है किलोग्राम में, आवर है या मिनट है सेकंड में। लेकिन कभी कभी हमें जब अपने लिए काम करना पड़ता है, अपनी एक कंट्री के लिए, तब हम कोई भी यूनिट रख के यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक चीज और सीख लिया जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इससे हमें हेल्प मिल गया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब हम बोलेंगे हमारे पास 200 सेंटीमीटर है, तो वो 200 सेंटीमीटर को कोई भी अपने देश में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेगा। वो कन्वर्जन कैसे होता है, यू नो, हमने पहले भी किया है, लेट्स बी सी, थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में। कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमने 3rd 4th इन सब चैप्टर में किया। एक बार देखें, देखो एक रूल याद रखना कि अगर यूनिट, हमें पता है कि मीटर जो है वो लार्ज स्केल है, मीटर बड़ा स्केल है, सेंटीमीटर छोटा स्केल है। अगर 1 मीटर इतना है, इतना ज्यादा बड़ा, तो सेंटीमीटर कितना है, इतना। तो उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं हमने कहा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और मैंने कहा आपसे कि हमने किसी को लेंथ बताया 200 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। रूल क्या रहेगा कन्वर्ट करने का, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कैसे करेंगे, पहले हम इसी क्वांटिटी को समझेंगे कि 200 सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें 1 बनाना हो तो बड़ा आसान, उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो अगर इधर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर 100 से डिवाइड किया, वही डिवीजन, तो क्या पता चला आपको कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो बस अगर 1 सेंटीमीटर का आइडिया लग गया तो 1 को 200 बना लो। कैसे बनाएंगे 1 को 200, वेरी इजी। 1 में 200 मल्टीप्लाई कर लो तो सेम नंबर इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, एंड दिस विल बी 200 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर।
दिस इज कन्वर्जन। अच्छा, फिर से एक और लेते हैं। लेट्स वी से 36 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसका कन्वर्जन देखते हैं। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे? पहले जो हमें कन्वर्ट करना उसके बारे में सोचो। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ की और टाइम की। किलोमीटर से मीटर में जाना है और आवर से सेकंड में जाना है। तो हम यहां एक रूल समझेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ये 1000 मीटर। अच्छा, 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। सो लेट्स वी कन्वर्ट इट। ओके, 36 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर। क्यों? 36 इंटू 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर। नेक्स्ट 1 आवर, क्योंकि पर आवर का मतलब क्या है कि वो डिवाइड में, और 1 आवर का क्या मतलब है? 3600 सेकेंड। सो आई कैन राइट 3600 सेकेंड, देन आई विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। से आपका कन्वर्जन हो गया। यही कन्वर्जन हमें आगे हेल्प करता है, हमने बहुत देखा है न्यूमेरिकल में। ओके, अब इसके बाद एक थोड़ी सी और बेसिक चीज पर चलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी कि वो चीज क्या है। यूनिट का कन्वर्जन, क्वांटिटी किसे कहते हैं, यू नो, और एंगल को रेडियन में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। हाँ, अच्छा, और स्टेरेडियन में नापते हैं। सॉलिड एंगल, 3D एंगल, हमारे पास ना जितनी जितनी ज्योमेट्री बढ़ रही है, मैथ में 2D शेप, 3D शेप, हर किसी के लिए अलग अलग पैरामीटर यूज किए जाते हैं। ओके, अब आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक और नई टर्म से, दैट इज डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती हैं? अब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है डायमेंशन। ये आपको इजी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से यूनिट पढ़ रखा है। तो डायमेंशन कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। डायमेंशन को लिखने का तरीका कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम जानते हैं, दैट इज लेंथ, एल। और डायमेंशन को लिखने का तरीका कि आपको ब्रैकेट लगाना है, देन यू हैव टू पुट योर कैरेक्टर, दैट इज लेंथ। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट डायमेंशन। इसी तरह से मास के लिए, मास का अपना खुद का एक कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं एम डायमेंशन। ये टाइम का जो हमने बेसिक बनाया, फंडामेंटल, टाइम में कौन सा कैरेक्टर है? टी का स्केल, ये। इसी तरह से करंट में कौन सा स्केल है? एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम शो करेंगे कैपिटल ए से। टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं, सो इसको डिनोट करेंगे के से। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म आएंगे उसमें हम ऐसे ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो द बेसिक इज ये। अगर ये बेसिक है तो अब इसके थ्रू जो हमने नई क्वांटिटी बनाई जिसमें इनका मिक्स मिलेगा। मिक्स का मतलब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कभी ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कभी ये सब कंबाइन हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जो इन सब का मिक्स कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे स्पीड, स्पीड में यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए स्पीड का हम ये कैरेक्टर पढ़ेंगे कि वो इन सब का कॉम्बिनेशन है। इन बेसिक का 1 2 ये साथ में मिलके क्या बनाएगा? स्पीड। यूनिट पता है अगर आपको, वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का क्या मतलब है? कौन सा कैरेक्टर शो करता है? ये है लेंथ। तो हम लिखेंगे इसकी डायमेंशन में लेंथ पर सेकेंड का मतलब डिवाइड में, एंड सेकेंड
इसका मतलब ये टाइम। जब t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, ये कैरेक्टर। अच्छा, इसी तरह से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या कैरेक्टर है? यूनिट बोलो तो आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा कैरेक्टर? लेंथ का। सेकंड कौन सा कैरेक्टर? टाइम का। तो क्या हो जाएगा इसका? लेंथ एंड t टू द पावर 2। द सेम फोर्स का भी होता है। फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन। लेकिन उससे आपको कैरेक्टर नहीं मिलेगा। जो कैरेक्टर आपको मिलेगा उसके फॉर्मूले से मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है उसका? लेट्स मी सी। तो F इक्वल्स m इंटू ए, और m क्या है? मास। ए एक्सेलरेशन है। ये जो आप पहचानने की अभी से आदत डाल रहे हो अपनी ना, इसीलिए जब आप इसको पहचान लोगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसान पड़ता है। क्योंकि हम अक्सर जब न्यूमेरिकल करते हैं फॉर्मूला तो लिख देते हैं, लेकिन क्वांटिटी को हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। और डायमेंशन आपको हेल्प करेगा क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने में। अगर आपने क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, न्यूमेरिकल भी हो गया। अच्छा, मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का अभी देखा हमने, लेंथ और t की पावर -2। दिस आर द बेसिक कैरेक्टर। अच्छा, डायमेंशन आपको एक सबसे जरूरी बात में हेल्प करेगा। लेट्स वी सी कि वो बात क्या है। अब ना हमारी एक इच्छा जागी। मैंने कहा कि लेट्स सी सपोज कि अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक आई कैन टेक दिस बुक। अगर मैं इस बुक को ड्रॉप करता हूं नीचे की तरफ, अगर ऐसे ड्रॉप कर दिया तो ये गिर जाएगी। अच्छा, अब इसमें इंक्लूड्स क्वांटिटी की बात करते हैं, जिस चीज को हम पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये गिरी एक पर्टिकुलर हाइट से, इसने टाइम कितना लिया। टाइम कितना लिया ये क्या पूछ रहा हूं मैं? इसका अमाउंट। किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट कैसे पता करते हैं? उसका फॉर्मूले से। फिर से, एक ऑब्जेक्ट यहां से गिरता है कितना टाइम लेता है, तो आप इसको बताने के लिए ये नहीं बताओगे कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या कहता है वो बताओ। सो लेट्स वी से, क्या है फॉर्मूला? टाइम। टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा वेरिएबल्स पर। ठीक है, कौन कौन है? तो टाइम डिपेंड्स ऑन कितनी हाइट है उसकी। जितनी ज्यादा हाइट होगा टाइम उतना ज्यादा लॉन्ग लगेगा, इलेप्स हो जाएगा। सो हाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और साथ में ये हाइट पे स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि लीनियर डिपेंड करता है कि क्यूबिक में, वी डू नॉट नो। सो आई विल पुट ए। ए क्या है? इसका पावर, हाइट का। वो स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर, मैं नहीं जानता, बट आई नो कि टाइम इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, हमारे मन में आता है कि चलो टाइम तो ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, अगर एक भारी है एक हल्का है तो भारी वाला पहले गिर जाएगा, हल्का वाला बाद में, ऐसा दिमाग में आता है। बट कितना ट्रू है? जो दिमाग में आता है वो रख दो, ट्रू है कि नहीं है बाद में पता लग जाएगा। देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइम, जब हम ग्रेविटी के अंडर किसी को गिराते हैं तो मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि कर सकता है तो कर लो। सो आई कैन राइट, मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मास कितना मैंने लिख दिया। दूसरा, तीसरा कैरेक्टर मैं एक और इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, बाद में जब आपको दोबारा कराऊंगा मैं हटा दूंगा उसको। अभी मैं क्यों डाल रहा हूं? आपको बस ये दिखाने के लिए, देखो मैं ऐसे डिराइव कर सकता हूं। जब दोबारा करूंगा मैं इसी चीज को डिराइव, मैं आपके अकॉर्डिंग जी को हटा दूंगा, एक्सेलरेशन को हटा दूंगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी तो मैंने रख दिया, ठीक है, आपको हजम नहीं हो रहा कि क्यों रखा, बट आई विल टेल, मैं इसको हटा सकता हूं और मैं हटाऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी देख लो एक बार क्या निकल के आता है, मैं हटा दूंगा बाद में। हाँ, डायमेंशन आपको एक जरूरी बात बोलता है, वो ये कि जो क्वांटिटी यहां पर है डायमेंशन में, वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन में होनी चाहिए। तो डायमेंशनली क्या बात बोली गई? लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन
must be equal to dimension on the right hand side. So वेरीफाई करते हैं कि सबके डायमेंशन क्या क्या है. टाइम की डायमेंशन वी नो इट इज t, so I can put t and power is your 1. इक्वल लगाते हैं, एक कांस्टेंट आता है. कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस होती है. जरूरी नहीं है डायमेंशन लेस हो, बट फॉर नाउ हम नहीं जानते वो कि डायमेंशन है कि नहीं है. सही कहा मैंने. आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी. अगर हम जानते नहीं कि वो डायमेंशन है या डायमेंशन लेस है, अगर ये बात जानते नहीं है तो यहां पर क्या माने. ये प्रॉब्लम आ रही है ना. ये डायमेंशन की ये लिमिट है, उसकी लिमिटेशन जिसको हम बोलते हैं कि चलो इसकी लिमिट है, ये हम नहीं जानते थे. ये प्रॉब्लम दे देता है हमें. एक क्वेश्चन आएगा कि डायमेंशनली जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो लिमिट क्या आती है. पहला आपने जान लिया. कांस्टेंट की डायमेंशन हम नहीं जानते कि वो डायमेंशन लेस है कि डायमेंशन वाला. फिर से कांस्टेंट दो तरह से होते हैं, एक डायमेंशन लेस, एक डायमेंशन वाला. पाई, ई की वैल्यू, ये सब डायमेंशन लेस है. बट स्पीड ऑफ लाइट डायमेंशन है उसमें. यूनिवर्सल कांस्टेंट डायमेंशन है उसमें. तो ऐसी क्वांटिटी को हम अगर वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि डायमेंशन है कि नहीं है, तो इसकी लिमिट आ जाती है. फॉर नाउ लिमिट के अंडर काम करते हैं. वो ये मान के करते हैं कि डायमेंशन नहीं होती है. सो लेट्स बी राइट ए कांस्टेंट. दिस इज ए कांस्टेंट विच इज प्योर डायमेंशन लेस, जो इसके अंडर हम काम कर रहे हैं. लिमिट क्या है कि यूनिट हम नहीं जानते कि इसकी डायमेंशन है कि नहीं, इसकी लिमिट है. खैर, हाइट की क्या डायमेंशन है. आंसर है लेंथ. सो आई कैन राइट लेंथ टू द पावर a, मास की m और उसकी पावर b. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आई नो lt अपॉन में 2, l t 2 और इनकी पावर c है, c. ओके. ये दिख रहा है क्या रितेश. देखो. ओके, करेक्ट. ये समझ में आ रहा है आपको. अच्छा, आगे देखते हैं. जो डायमेंशन यहां, वो डायमेंशन यहां भी होने चाहिए. इसी बात को मैं लिखते हुए ये कह सकता हूं कि जरा देखो, यहां पर मास की डायमेंशन कितनी है. यू विल से देयर इज नो मास. सो आई कैन राइट, जहां पर मास नहीं है उसको मैं क्या लिख सकता हूं. देखो, ये ओनली t लेफ्ट है ना हमारे पास, उसकी पावर 1. तो मैं यहां पर अगर मास नहीं है तो मैं मास की पावर 0 लिख सकता हूं. बट फॉर नाउ ये हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है. बट इसी को मानते हुए हम आगे करते हैं इसको. तो डायमेंशन में जो उनकी पावर होती है उनको हम इक्वेट करते हैं. तो मास की पावर लेफ्ट हैंड पे 0 है, राइट हैंड पे b है. तो b की वैल्यू पता लग गई आपको 0, क्योंकि हम जब डायमेंशनली फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम पावर को फाइंड करते हैं कि पावर कितनी है. अच्छा, मास की पता लग गई. लेंथ की बात करो, a प्लस में c, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और यहां लेंथ नहीं है. लेंथ नहीं है तो 0, पावर 0 लेंथ की, और वो a प्लस में c. सेकेंड, t की पावर 1, इसकी पावर -2c. जब ऊपर आएगा तो माइनस में 2c. तो 1 इक्वल्स टू माइनस में 2c, और c की वैल्यू निकल के आती है -12. इफ c इज -12, देन आई कैन से a विल बी +12. हो गया. a b c तीनों की वैल्यू मैं वहां पुट करके इनका आंसर निकाल सकता हूं. देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस वाले में, कि t इक्वल्स ए कांस्टेंट, हाइट a की h है ना, और a की वैल्यू कितनी है. दिस इज हाफ. m की वैल्यू b, और b क्या है, उसकी पावर b, तो पावर की वैल्यू 0. देन g, c की पावर वैल्यू कितनी है, -12.
सो आई कैन राइट -12। अच्छा, आगे मैं ये भी लिख सकता हूं कि t इक्वल्स टू अ कांस्टेंट रूट g की पावर माइनस में हाफ है तो डिवाइड में, और h की पावर हाफ है तो वो प्लस में, और m की पावर 0 वो हो जाएगा 1। और ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा है। हाँ सॉरी, इट विल बी योर h, यस इट इज गुड h। और ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा है ना, ऑसिलेटिंग पेंडुलम के लिए, बाकी वगैरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा। तो ये अब बड़े ध्यान से समझो इसको, जो ये बात यहां पर हमने बनाई थोड़ी सी ना दिमाग में आने वाली नहीं है, बट इट इज ट्रू यू नो। अब मैं इसमें कुछ बातों को हाईलाइट करता हूं। फर्स्ट, हमने इस फॉर्मूले को बनाने से पहले ये अज्यूम किया कि टाइम मास पे डिपेंड करना चाहिए, बट फाइनली डायमेंशन ने क्या हेल्प कर दिया आपको, ये सच्चाई दे दी कि दूध का दूध पानी का पानी। क्या टाइम वाकई में मास पे डिपेंड करता है? हमने तो मान के किया लेकिन नहीं आया। ठीक है, मास पे नहीं डिपेंड करता, इंडिपेंडेंट है टाइम। किस पे डिपेंड करता है ये देखो, तो t इक्वल्स टू, ये भी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट, सो आई कैन राइट t डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। और अब मैं यहां से ये बात भी कह सकता हूं कि अगर मैं हाइट जानता हूं, किसी दो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ड्रॉप करता हूं और मैं इस हाइट को स्केल से नाप सकता हूं, देन आई कैन टेल कि कितना टाइम लेने वाला है। कैसे कह सकता हूं मैं ये बात? हाइट 8 मीटर, हाइट 2 मीटर, सो आई कैन से टाइम अगर रखते हैं यहां पर ये, तो कितना आ जाएगा? रूट में पहले 8 रखूंगा, तो रूट में 8 का क्या मतलब है ये मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2√2। और दूसरा वाला जो टाइम है ये वाला, ये t1 t2, इट विल बी √2। और दोनों में क्या डिफरेंस है? ये 2 टाइम्स है, तो जिसकी हाइट 8 है वो 2 टाइम्स है। अब इसी तरह से आप ये बता सकते हो कि जब हाइट ज्यादा होगी तो 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, कि 1.5 टाइम होगा, कितना होगा? यू कैन टेल ओनली, यू हैव टू नो कि हम किस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। एंड दिस वाज फर्स्ट हु स्टेटेड, Galileo was the first who stated that if we drop 2 objects, then the time taken will be independent of the mass. Masses of Earth, mass of object, इनसे टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। और हमने यहां देख लिया। हाँ, बस आपको हाइट जाननी है। तो मैथमेटिक्स कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। जो आप सोचते हो वो कितना अच्छा सोचते हो, मैथमेटिक्स उसको साइन कर देती है। अच्छा, फिर से मैं इसको, आपने जो हमने पहले डिस्कस किया, लेट्स से डिस्कस वंस अगेन, कि अगर ये टाइम जो हमने लिया, हाँ, h पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर हम मास ऑफ अर्थ ले लें, उसमें भी डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा? देखो, यहां पर लेंथ के डायमेंशन 0, सो आई कैन राइट 0 इक्वल्स टू a। मास के डायमेंशन 0, तो आई कैन राइट b प्लस c इक्वल्स 0। और टाइम की पावर 1 इक्वल्स 0, विच इज अनऑब्वियस, क्योंकि टाइम की पावर 1 है ना, इसकी पावर 1, और यहां पर टाइम नहीं है, तो टाइम की पावर 0 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए हमने वहां पर g लिखे किया। आपको वो फैक्टर जानना है कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। और ये कैसे पता चलता है? बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से कैसे? बहुत सिंपल ना, कि अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज कर दिया तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ा दिया, टाइम कम लगेगा। और हम जानते हैं कि अगर जुपिटर पे ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो जुपिटर का जी ज्यादा है तो वो जल्दी गिर जाएगा। डिपेंड करता है ना।
अगर डिपेंड करता है तो हमने लिख दिया कि डिपेंड करता है। अब वो इनवर्स डिपेंड करता है कि डायरेक्ट डिपेंड करता है, ये फॉर्मूले में निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही काम का है। इसीलिए हम इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो क्या हमसे कहेगा, वी विल सी। ओके, फिर से एक बात, कोई भी न्यूमेरिकल बनाओ, डायमेंशन अगर नहीं जानते उसकी ऐसा यूनिट देखो क्या है, उसका फॉर्मूला देखो क्या है। सो लेट्स बी सी। एक बात और, इस चैप्टर से पहले हमने वो क्यों पढ़े, पहले चैप्टर की 8th 9th 10th बाकी वगैरह वगैरह जो चैप्टर पढ़े वो इसलिए ताकि नॉलेज हो जाए आपको कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो हम ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी एक आएगा सरफेस टेंशन के ऊपर। वो सेकंड चैप्टर में तो हमने नहीं पढ़ा सरफेस टेंशन, बट पहले हमने पढ़ लिया, ज्यादा अच्छा है। अब उसके बेस पे फॉर्मूला बनाएंगे, डायमेंशन चेक करेंगे एंड वी विल वेरीफाई इट।